धूम मचा देंगे, धूम मचा देंगे। हमें इंपॉर्टेंट पार्ट पढ़ना है, ठीक है। एलएलपी, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप 2008। मैं हमेशा बताता हूं, एलएलपी जब बन रहा था ना, तो उन्होंने पार्टनरशिप एक्ट को पकड़ा, कंपनीज एक्ट को पकड़ा और एकदम पप्पी दिलवा दी। बोले इसका थोड़ा सा, इसका थोड़ा सा, दोनों को बीच में लाके छोड़ेंगे, वो एलएलपी बना देंगे। तो एलएलपी में आपको कुछ है ना, कुछ फीचर्स दिखेंगे कंपनी के भी और कुछ दिखेंगे पार्टनरशिप के भी, कुछ दिखेंगे फीचर्स कंपनी के भी, कुछ दिखेंगे पार्टनरशिप के भी। ऊपर का काम का ज्यादा कुछ नहीं है, ऊपर का काम का कुछ ज्यादा कुछ नहीं है। यहाँ पे हमने बोला था, मैं आपको समझा देता हूँ एक बार ये अपनी केस स्टडी से कि कैसा क्या एलएलपी में वर्क होती है चीजें। सबसे पहले पार्टनर ए बी सी डी ये एलएलपी के पार्टनर्स हैं। इन्होंने 10-10 लाख रुपए दिया, डी ने 5 लाख रुपए दिए, 5 लाख ड्यू थे, ठीक है। ये सब करके उन्होंने मशीन खरीदी, ट्रक खरीदे, स्टॉक खरीदा, ये गोडाउन बनाया। हमसे ले लो, ठीक है, हमसे ले लो एलएलपी नाम है, क्या नाम है, हमसे ले लो एलएलपी। इलेक्ट्रॉनिक्स खरीदा एंड ऑल, ये सब डेटर्स वेटर्स यहाँ पे बन गए। लाइबिलिटी इनकी टोटल अगर आप मारोगे, क्रेडिटर्स वगैरह हो गए तो कितनी है, 75 लाख रुपीस। फर्म के असेट्स कितने हैं, 51 लाख रुपीस। फर्म के असेट्स कितने हैं, 51 लाख रुपीस। पहले बिजनेस अच्छा चला, अब क्या हुआ, धीरे धीरे जब लॉस होने लगा था तो फर्म सोच रही हम बंद होने वाले हैं, हम बंद होने वाले हैं। तो इन्होंने फर्म की लाइबिलिटीज निकाली और लाइबिलिटीज निकली 75 लाख रुपीस। फर्म के असेट्स जोड़े गए, फर्म के असेट्स जोड़ने के बाद वो निकले 51 लाख रुपीस। 75 की लाइबिलिटी, असेट्स 51 लाख के, तो 24 लाख का क्या हो रहा है, 24 लाख का हमको घाटा हो रहा है। इन्होंने बोला सर हमारी लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप है और लिमिटेड जो हमारा एग्रीड कंट्रीब्यूशन है, वो हमारा एग्रीड कंट्रीब्यूशन था 10 लाख। तो ए अब उसके बाद कुछ देगा क्या जब धंधा बंद हो रहा है, नहीं। बी देगा क्या, नहीं। सी देगा क्या, नहीं। अच्छा डी देगा क्या, हाँ, कितना, 5 लाख। कितना, 5 लाख। इसको ही मैं बोलना चाहूंगा, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप यही यहां से आ जाती है कि पार्टनर्स लाइबिलिटी इज लिमिटेड टू देयर कंट्रीब्यूशन। पहले वाले जो एबीसी लोग थे उन्होंने अपना अपना पूरा कंट्रीब्यूशन दे दिया था, डी ने अपना पूरा कंट्रीब्यूशन नहीं दिया। 5 लाख की कीमत थी तो 5 लाख उससे लेंगे, अदरवाइज और किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है, अदरवाइज और किसी से कुछ भी लेने की जरूरत नहीं है बच्चों। क्लियर है जी, यहां तक सब आ गए, क्लियर है जी, यस सर, यहां तक सब आ गए, यस। सो दिस इज लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। अच्छा सर, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप के कुछ स्पेशल फीचर्स बता दोगे क्या, 5 मार्क का एग्जामिनेशन में क्वेश्चन आ सकता है। हाँ जी, देखते हैं। स्पेशल फीचर्स ऑफ एन एलएलपी, स्पेशल फीचर्स ऑफ एन एलएलपी, दिमाग में रखना, पार्टनरशिप और कंपनीज, पार्टनरशिप और कंपनीज आके मिल रही है। सबसे पहला, इट इज अ न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी लाइक अ कंपनी एट लो कंप्लायंस कॉस्ट। जनरली कंपनीज में क्या होता है, लिमिटेड लाइबिलिटी तो होती है, हम मानते हैं, पर उसके कंप्लायंस कॉस्ट बहुत होते हैं। एनुअल रिटर्न फाइल करो, ये रिटर्न फाइल, वो रिटर्न फाइल, ये सब। बोले एलएलपी इसका एक वे आउट है, इट इज एन ऑल्टरनेटिव लीगल बिजनेस व्हीकल और न्यू फॉर्म ऑफ बिजनेस है जहां पे लिमिटेड लाइबिलिटी है एंड एट अ वेरी लो कॉस्ट, and compliance is also at very low cost because LLP has very less compliance as compared to company, because LLP has very less compliance as compared to company. Second, alternative corporate business vehicle. Second क्या है, alternative corporate business vehicle। तो बोले ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट बिजनेस व्हीकल में क्या होगा, आप जैसे आपके पास एक ऑप्शन है कंपनी खोल लो, वैसे ही ऑल्टरनेट एक ऑप्शन अब आ गया एलएलपी। जैसे जीटी जहां पे मैंने आर्टिकलशिप करी वो एक एलएलपी फॉर्म में था, उनके पास बहुत इजीली ऑप्शन था कि वो क्या करे, एक प्राइवेट लिमिटेड कंपनी खोल ले, बट उन्होंने क्या खोला, एक लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप खोला। लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर लिमिटेड, तो तीसरा स्पेशल फीचर्स क्या है, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर लिमिटेड। चौथा, एलएलपी इटसेल्फ विल बी लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ हिज एसेट्स। एलएलपी के एसेट्स लायबल होंगे द फुल एक्सटेंट, पार्टनर्स लायबल होंगे ओनली टू द एक्सटेंट ऑफ कंट्रीब्यूशन। आ गया गोल्डन स्टेटमेंट, क्या बोल रहा हूं मैं, एलएलपी के एसेट्स रहेंगे टू द लायबल रहेंगे टू द फुल एक्सटेंट, एलएलपी के एसेट्स लायबल रहेंगे टू द फुल एक्सटेंट, और पार्टनर्स के लायबल रहेंगे टू लिमिटेड टू देयर कंट्रीब्यूशन, पार्टनर्स के एक्सटेंट लायबल रहेंगे टू देयर कंट्रीब्यूशन। क्लियर है जी, क्लियर है जी, चलो। LLP itself will be liable for the full extent of its assets
और फिर पार्टनर्स, फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। पार्टनर्स के पास क्या आएगा? फ्लेक्सिबिलिटी आएगा ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ ट्रेडिशनल पार्टनरशिप। क्लियर है जी? डिंग 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 डिंग। आ जाओ, सबसे पहला वापस से बोलो, इंपॉर्टेंट है, स्पेशल फीचर्स ऑफ एन एलएलपी। सबसे पहला, न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लो कंप्लायंस कॉस्ट, न्यू फॉर्म ऑफ लीगल बिजनेस एंटिटी विद लिमिटेड लाइबिलिटी एंड लो कंप्लायंस कॉस्ट। दूसरा, ऑल्टरनेटिव कॉर्पोरेट व्हीकल, आपको कंपनी नहीं खोलना, एक और ऑल्टरनेटिव दे दिए, बोले एलएलपी खोल लो। दूसरा, तीसरा, लाइबिलिटी ऑफ पार्टनर्स आर लिमिटेड, नाम में ही है लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। हाँ, अब ये क्या समझाए? तो लाइबिलिटी ऑफ द पार्टनर्स आर लिमिटेड। फिर चौथा, एलएलपी इटसेल्फ विल लायबल फॉर द फुल एक्सटेंट ऑफ हिज एसेट्स, एलएलपी लायबल रहेगी टू इट्स फुल एक्सटेंट ऑफ हिज एसेट्स। और पार्टनर्स फ्लेक्सिबिलिटी ऑफ ऑर्गेनाइजिंग द इंटरनल स्ट्रक्चर एज अ ट्रेडिशनल प्रैक्टिस। ये खत्म हो गया। फिर आता है सेक्शन नंबर 5, पार्टनर्स कौन हो सकते हैं? एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट में बी अ पार्टनर, हाउएवर एन इंडिविजुअल नॉट केपेबल, अगर वही अनसाउंड माइंड का है और माइनर है, फाइंडिंग अनडिस्चार्ज इंसॉल्वेंट है, ये सब है तो वो नहीं होने वाला है। तो इंडिविजुअल बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी एक एलएलपी में पार्टनर हो सकता है, सिर्फ वो क्या होना चाहिए? अनसाउंड माइंड का नहीं होना चाहिए और अनडिस्चार्ज इन्वॉल्वमेंट नहीं होना चाहिए। दूसरा, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स आरएनजी, यस। सेक्शन 6 बोलते हैं मिनिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स 2 है। इफ एन एनएलपी एनी टाइम, अगर 2 से कम होती है और एक पार्टनर 6 महीने से ज्यादा बिजनेस को रन करता है, क्या वापस से बोल रहा हूं, 2 पार्टनर्स मिनिमम है, बट कभी भी ऐसा होता है कि 2 से कम हो गया, मतलब एक ही पार्टनर बचा है और 6 महीने से ज्यादा बिजनेस रन हो गया, तो जो एक पार्टनर था वो ही सोली लायबल रहेगा फॉर ऑल द एक्ट्स ऑफ द एलएलपी। व्हाइल द नंबर इज सो रिड्यूस, द पर्सन हु इज द ओनली पार्टनर एंड हैज द नॉलेज ऑफ द फैक्ट carrying on the business with him alone shall be personally liable for all the obligation of the LLP incurred during that period. He will be personally liable for all the obligation incurred during that period. Clear है जी? Very clear? Clear है जी? Yes sir. तो minimum number of partners. Every LLP shall have at least 2 partners. पहला, if any time the number of partners of an LLP is reduced below 2 एन एलएलपी बिजनेस जिसका 6 मंथ से ज्यादा चलता है, हु इज द ओनली पार्टनर, जिसका नॉलेज है पूरा बिजनेस से, तो ही विल बी पर्सनली लायबल फॉर ऑल द एक्ट्स ड्यूरिंग दिस पर्टिकुलर पीरियड। तो अगर एक ऐसा एलएलपी है जहां पे 2 पार्टनर से कम होते हैं और वो 6 महीने से ज्यादा चलता है, तो जो एक पार्टनर जो 6 महीने के दौरान था वो लायबल होता है। इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7। इंपॉर्टेंट पार्ट आता है डेजिग्नेटेड पार्टनर सेक्शन 7। तो बोलते हैं एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना चाहिए बच्चों, उसमें से एक रेसिडेंट इन इंडिया होना चाहिए। वापस से बोलो, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना चाहिए, एटलीस्ट 1 रेसिडेंट इंडिया। आई रिपीट, 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स होना चाहिए, एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स who are individuals. अच्छा, designated partners और individuals भी and at least one of them shall be resident India, but all the partners are body corporate, क्योंकि आपने बोला ना सर पार्टनर्स तो इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट दोनों हो सकते हैं। अब यहाँ पे डेजिग्नेटेड पार्टनर्स में आप बोल रहे हो एक इंडिविजुअल और रेसिडेंट तो एटलीस्ट होना ही चाहिए, इन्होंने बोला, बट अगर हर ही पार्टनर बॉडी कॉर्पोरेट है तो फिर उसका क्या होगा? 2 इंडिविजुअल जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं या नॉमिनीज है, नॉमिनीज या रिप्रेजेंटेटिव, वो डेजिग्नेटेड पार्टनर्स बन जाएंगे। होना तो इंडिविजुअल ही चाहिए, होना तो इंडिविजुअल ही चाहिए। एटलीस्ट 2 डेजिग्नेटेड पार्टनर्स हु आर इंडिविजुअल्स होने चाहिए, और उसमें से एक क्या होना चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया। उसमें से एक क्या होना चाहिए? रेसिडेंट इन इंडिया। बट अगर आपके पार्टनर्स में पूरे बॉडी कॉर्पोरेट है, आपके एलएलपी में पूरे के पूरे बॉडी कॉर्पोरेट है, तो फिर इन दैट केस दे हैव मेंशन कि आपको उनके नॉमिनी या आपको उनके नॉमिनी या डेजिग्नेट पार्टनर्स को लेना पड़ेगा। क्लियर है जी? नेक्स्ट, रेसिडेंट इन इंडिया मीन्स अ पर्सन हु हैज स्टेड इन इंडिया फॉर अ पीरियड ऑफ नॉट लेस देन 120 days ड्यूरिंग द फाइनेंशियल ईयर। 120 days या उससे ज्यादा वो रहा है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाता है। 120 days या उससे ज्यादा वो रहा है तो वो रेसिडेंट इन इंडिया माना जाता है। क्लियर है? इंपॉर्टेंट डेफिनेशन में, बॉडी कॉर्पोरेट के डेफिनेशन में सभी चीज आ जाती है बच्चों। कंपनीज एक्ट के हिसाब से कंपनीज, एलएलपी जो इंडिया में रजिस्टर्ड है, एलएलपी जो बाहर रजिस्टर्ड है, कंपनी जो आउटसाइड रजिस्टर्ड है, सब कुछ देखो वापस कंपनी और एलएलपी दोनों आ जाती है। तो एनी कंपनी विच इज इनकॉर्पोरेटेड इन इंडिया एज पर द कंपनीज एक्ट 2013, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट ये 3 लोग नहीं आएंगे। अ कॉर्पोरेशन सोल, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट विच द सेंट्रल गवर्नमेंट में बाय नोटिफिकेशन द ऑफिशियल गेजेट बताएंगे। ठीक है? वापस से बॉडी कॉर्पोरेट का डेफिनेशन हो सकता है एग्जामिनेशन में एक पर्टिकुलर तुमको स्ट्रक्चर दे दे और पूछ ले क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है एज पर एलएलपी एक्ट 2008, क्या ये बॉडी कॉर्पोरेट है एज पर एलएलपी 2008। ठीक है, चलो पहले देखते हैं। पहले क्या, इट मीन्स अ कंपनी इज डिफाइंड इन क्लॉज 20 of section 2 of Companies Act 2013 and includes what? LLP registered under this act. दूसरा, LLP incorporated outside India.
तीसरा, एनी कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, बट विच डज नॉट इंक्लूड व्हाट, डज नॉट इंक्लूड अ कॉर्पोरेशन सोल, अ कोऑपरेटिव सोसाइटी एंड एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई की इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया, एनी अदर बॉडी कॉर्पोरेट जो सेंट्रल गवर्नमेंट ने नोटिफाई करी है इन द ऑफिशियल गैजेट ऑफ इंडिया। दूसरा, बिजनेस इंक्लूड्स एनी ट्रेड, ये सब ठीक है, ये सब ठीक है। फाइनेंशियल ईयर कुछ नहीं होता है, 1 अप्रैल से 31 मार्च होता है, बट अगर जहां पे हमारी एलएलपी इनकॉर्पोरेट हुई है 30 सितंबर के बाद, तो उसका फाइनेंशियल ईयर अगले का अगला खत्म होगा, मतलब अप्रैल जैसे 2024 सितंबर के बाद हुई है, मतलब 30 सितंबर, मतलब 1 अक्टूबर के बाद 2 अक्टूबर में हुए, ठीक है। यही बता रहा हूं ना, जो जो इंपॉर्टेंट है वही तो पढ़ रहा हूं। जैसे बॉडी कॉर्पोरेट का देख लिया संजय जी, फिर उसके बाद अभी फॉरेन स्टार बने हुए हैं, फॉरेन एलएलपी का देख लेंगे, फाइनेंशियल ईयर का देख रहे हैं, ठीक है। फिर लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप एग्रीमेंट, इट मींस एन एनी एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स ऑफ एन एलएलपी और बिटवीन द एलएलपी एंड इट्स पार्टनर्स। देखो पहले, अच्छा ये फाइनेंशियल ईयर का एक और बार बता देता हूँ। फाइनेंशियल ईयर 1 अप्रैल से 31 मार्च तक होता है, बट अगर कोई भी एलएलपी 30 सितंबर के बाद, मतलब आप याद रख सकते हो 1 अक्टूबर या उसके बाद, 1 अक्टूबर से होती है, तो फिर उसके बाद उसका फाइनेंशियल ईयर कंप्लीट होता है अगले के अगले साल। तो जनरली वो अप्रैल 2000, अगर अक्टूबर 2024 में स्टार्ट हुई तो अप्रैल 2025 में हो जाना चाहिए कंप्लीट, बट नहीं, मार्च 2025 में हो जाएगा कंप्लीट, नहीं, वो मार्च 2026 में होने वाला है। इन्होंने बोला हाउएवर इन केस ऑफ एन एलएलपी इनकॉर्पोरेट आफ्टर द 30th डे ऑफ सितंबर ऑफ एन ईयर, द फाइनेंशियल ईयर में एंड ऑन द 31st डे ऑफ मार्च ऑफ द ईयर नेक्स्ट फॉलोइंग द दैट ईयर, इट इज द नेक्स्ट फॉलोइंग दैट ईयर। क्लियर है जी? क्लियर है जी? यस, यस, ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। स्मॉल एलएलपी, ये पढ़ लो, ये इंपॉर्टेंट है। स्मॉल LLP, it means a limited liability partnership. The contribution is a contribution of which is less than or equal to 25 lakhs, not exceeding 5 crores, and the turnover of which, as per the statement of accounts and solvency for immediately preceding financial year, is less than or equal to 40 lakhs. So 25 lakhs और 40 lakhs क्या है? 25 lakhs और 40 lakhs. Clear है जी? Yes. So small LLP, small limited liability partnership, it means a limited liability partnership. The contribution is a contribution of which is less than or equal to 25 lakhs, and the turnover of which, as per the statement of accounts and solvency for immediately preceding financial year, is less than or equal to 40 lakhs. To 25 lakhs or turnover 40 lakhs. याद रखना, contribution less than or equal to 25 lakhs और turnover 40 lakhs. इन्होंने जो prescribed limit दी है वो 5 करोड़ और 50 करोड़ की थी। इन्होंने जो प्रिस्क्राइब लिमिट दी है वो कौन सी दी है? 5 करोड़ और 50 करोड़ की दी है। वापस से रिपीट करवा दे रहा हूँ। स्मॉल एलएलपी, कंट्रीब्यूशन लेस देन और इक्वल टू 25 lakhs और टर्नओवर लेस अरे तबियत थोड़ा ठीक नहीं है आर्यन बाबू, ठीक है। तो टर्नओवर ऑफ विच इज एज पर द स्टेटमेंट ऑफ अकाउंट्स एंड सॉल्वेंसी लेस देन और इक्वल टू 40 lakhs। इसका जो इन्होंने लिमिट दिया वो क्या दिया? 5 करोड़ और 5 करोड़ और 50 करोड़, 5 करोड़ और 50 करोड़। तो ये हो गया स्मॉल एलएलपी। याद रखना, इंपॉर्टेंट है, एग्जामिनेशन में कभी भी टपक सकता है। नेक्स्ट, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी। नेक्स्ट क्या है? कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी, ठीक है। अच्छा, कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ एलएलपी में बहुत सारे कैरेक्टर्स अपने को पहले तो कंपनी वाले मिलेंगे, क्योंकि मैंने वापस बता रहा हूं, हमने क्या बोला था? कंपनी और पार्टनरशिप को लाके तब बन गया क्या? एलएलपी। तो इन्होंने बोला सबसे पहला बॉडी कॉर्पोरेट, पहला कैरेक्टर इज बॉडी कॉर्पोरेट। फिर बोलते हैं प्रोवाइड्स दैट बॉडी कॉर्पोरेट फॉर्म एन इनकॉर्पोरेटेड अंडर दिस एक्ट एंड लीगल सेपरेट एंटिटी, परपेचुअल सक्सेशन रहता है। देयरफॉर एनी चेंज इन द पार्टनर्स डज नॉट अफेक्ट द एग्जिस्टेंस ऑफ एन एलएलपी। एलएलपी इज अ लीगल सेपरेट एंटिटी फ्रॉम इट्स मेंबर्स। कुछ नहीं, कंपनी की जगह यहाँ पे एलएलपी चेप देना। फिर उसके बाद आएगा परपेचुअल सक्सेशन। बोलते हैं इट इज कंटिन्यूस इन एग्जिस्टेंस इररिस्पेक्टिव ऑफ चेंज इन पार्टनर्स। किसी की डेथ हो रही है, इंसैनिटी हो रही है, रिटायरमेंट हो रहा है और इंसॉल्वेंसी हो रही है पार्टनर्स की, इससे कोई इंपैक्ट नहीं पड़ने वाला है, इससे कोई भी इंपैक्ट पड़ने वाला नहीं है। इट इज केपेबल ऑफ एंटरिंग इनटू अ कॉन्ट्रैक्ट एंड होल्डिंग द प्रॉपर्टी इन इट्स ओन नेम। वो खुद के बल पे कॉन्ट्रैक्ट भी कर सकती है एलएलपी, प्रॉपर्टी भी ओन कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। फिर सेपरेट लीगल एंटिटी, ये सब रिपीटेड है, कंपनीज एक्ट से रिपीटेड है। द एलएलपी हैज अ सेपरेट लीगल एंटिटी एंड इज लायबल टू द फुल एक्सटेंट ऑफ इट्स एसेट, बट लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स इज लिमिटेड टू द कंट्रीब्यूशन, ठीक है जी। Mutual agency, no partner is liable on the account of independent or unauthorized action of other partners. Individual partners are shielded from joint liability. जो म्यूचुअल एजेंसी का पार्टनरशिप में था वो यहाँ पे नहीं है, जो म्यूचुअल एजेंसी का पार्टनरशिप में था वो यहाँ पे नहीं है। बच्चों एक सेकंड है ना, गिव मी अ सेकंड।
चलो, म्यूचुअल एजेंसी पार्टनरशिप में क्या था, ईच पार्टनर इज द प्रिंसिपल एज वेल एज एन एजेंट। वो कुछ भी करेगा तो फर्म लायबल होगी, फर्म कुछ भी करेगा, दूसरा कोई पार्टनर कुछ भी करेगा तो वो भी लायबल होगा। ये हमने म्यूचुअल एजेंसी में पढ़ा था। बोले इन्होंने बोला ये इंडिपेंडेंट के लिए नहीं, दो पार्टनर्स लायबल ऑन अकाउंट ऑफ द इंडिपेंडेंट और अनऑथराइज्ड एक्शन ऑफ अदर पार्टनर्स। हम दूसरे पार्टनर्स के इंडिपेंडेंट एक्शंस के लिए लायबल होने वाले नहीं है। इंडिविजुअल पार्टनर्स आर शील्डेड फ्रॉम जॉइंट लायबिलिटी। फिर इसके उल्टा है पार्टनरशिप में, ऑल पार्टनर्स आर एजेंट्स ऑफ द एलएलपी अलोन एंड नॉट द अदर पार्टनर्स। तो पार्टनर कुछ एक्ट कर रहे तो एलएलपी लायबल होगी, बट दूसरे पार्टनर्स लायबल होंगे क्या, नहीं, दे आर एजेंट ओनली ऑफ द एलएलपी अलोन। फिर आया था एलएलपी एग्रीमेंट, म्यूचुअल राइट्स एंड ड्यूटीज ऑफ पार्टनर्स व्हिच आर गवर्न्ड बाय द एग्रीमेंट बिटवीन द पार्टनर्स, फ्लेक्सिबिलिटी टू पार्टनर टू डिवाइस द एग्रीमेंट एज पर देयर चॉइस इन द एब्सेंस ऑफ एनी सच एग्रीमेंट विच इज ग्रेटर। अगर ऐसा कुछ भी अगर नहीं दिया है, कोई भी अगर ऐसा एग्रीमेंट नहीं है, तो आपको एलएलपी के प्रोविजंस फॉलो करना पड़ेगा। ठीक है, इतना इंपॉर्टेंट नहीं है। आर्टिफिशियल लीगल पर्सन इट इज क्रिएटेड बाय लीगल प्रोसेस एंड क्लॉथ विद ऑल राइट्स ऑफ एन इंडिविजुअल्स। जैसे एक इंडिविजुअल कर सकता है वैसे ही एक एलएलपी भी कर सकती है। एवरीथिंग जो नेचुरल पर्सन कर सकता है, बट उसको जेल नहीं भेज सकते, उसकी शादी नहीं करवा सकते। ठीक है, और तुमको पता है क्या क्या कर सकते हैं, दे कैन ओथ मैरी और गेट डाइवोर्स नॉर कैन इट प्रैक्टिस अ लर्नेड प्रोफेशनल सीए। ऐसा है कि एलएलपी को सीए बना दिया, नहीं। तो इन्होंने बोला देखो हम बोल रहे हैं, मानते हैं कि वो लीगल पर्सन है, बट वो आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है। पर्सन है एक आर्टिफिशियल लीगल पर्सन है, वो ध्यान रखना। तो इंडिविजुअल जो कर सकता है वो सब कुछ वो कर सकते हैं, बट जो बेसिक सी चीजें ओथ नहीं ले सकते, शादी नहीं करवा सकते, ये सब उसके अंडर नहीं आने वाले हैं। ठीक है जी, यस सर। फिर आएगा कॉमन सील एंड एलएलपी एन एक्ट विद पार्टनर्स एंड डेजिग्नेटेड पार्टनर्स। इट इज नॉट मैंडेटरी, कंपनी में भी था, इट इज नॉट मैंडेटरी। इट शैल रिमेन अंडर द कस्टडी ऑफ रिस्पॉन्सिबल ऑफिशियल्स एंड इट शैल बी अफिक्स्ड in the presence of at least 2 designated partners। 2 designated partners के presence में उसको अफिक्स करना पड़ेगा। Yes sir। Next, limited liability, every partner of an LLP is for the purpose of the business of LLP the agent of the LLP but not of the other partners। हमने बताया था एक कोई भी जो पार्टनर है वो एजेंट है एलएलपी का, बट दूसरे पार्टनर्स का नहीं है, इसलिए उसकी लायबिलिटी भी लिमिटेड है टू द एक्सटेंट ऑफ द कंट्रीब्यूशन। द लायबिलिटी ऑफ पार्टनर्स विल बी लिमिटेड टू द एग्रीड कंट्रीब्यूशन इन सच एलएलपी। सच कंट्रीब्यूशन में भी टेंजिबल और इंटेंजिबल और बोथ। क्लियर है। उसके बाद ये सब हो गए कंपनी से मिचे हुए, ये सब हो गए कंपनी से। अब अपन करेंगे एमसीबीसी पीएफआई। अब अपन क्या करेंगे, एमसीबीसी पीएफआई। अब ये इंपॉर्टेंट चालू हो गया, एमसीबीसी पीएफआई। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाला अभी चालू हो गया। एम से क्या था, पहले देखो क्या पढ़ना है, एमसीबीसी पीएफआई। अब एमसीबीसी तुमको क्या सिखाओ, तो एमसीबीसी पीएफआई। सबसे पहला एमसी मैनेजमेंट ऑफ द बिजनेस क्या है, द पार्टनर्स इन एन एनएलपी आर एंटाइटल्ड टू मैनेज द बिजनेस बट ओनली डेजिग्नेटेड पार्टनर्स आर लीगल कंप्लायंसेस। तो बोले मैनेजमेंट में कोई भी पार्टनर कर ले, एलएलपी का कोई भी पार्टनर काम करे, कोई दिक्कत की बात नहीं है। बट अगर हम लीगल कंप्लायंस की बात करें तो सिर्फ डेजिग्नेटेड पार्टनर ही कर सकता है। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट वाला पॉइंट है, ये देख लेना कि मैनेजमेंट कोई भी कर सकता है, बट अगर लीगल कंप्लायंस की बात करें तो डेजिग्नेटेड पार्टनर ही कर सकता है। मिनिमम एंड मैक्सिमम नंबर ऑफ पार्टनर्स, एलएलपी एटलीस्ट 2 पार्टनर्स and shall also have at least 2 individuals as designated partners of whom at least one shall be resident in India। Clear है जी। Third, there is no maximum limit on the partners in an LLP, कोई लिमिट नहीं है। ठीक है, ये भी इतना कोई नहीं है। तो मिनिमम मैक्सिमम नंबर हो गया। MC, C से कन्वर्जन इनटू LLP, अ फर्म, अ प्राइवेट लिमिटेड कंपनी और अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी। तो लिस्टेड पब्लिक कंपनी के अलावा, आई रिपीट, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के अलावा, वापस से बोल रहा हूं, लिस्टेड पब्लिक कंपनी के अलावा हर एक कंपनी एलएलपी में कन्वर्ट कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। अगर आप लिस्टेड पब्लिक कंपनी है तो पहले आपको अपनी सिक्योरिटीज अनलिस्ट करनी पड़ेगी और उसके बाद आप कन्वर्ट हो जाओगे, कन्वर्ट कर पाओगे। उसके अलावा आप उसके पहले आप नहीं कर पाओगे। ठीक है, अगर क्वेश्चन में आता है कि एक लिस्टेड कंपनी और वो चाहती है कि एलएलपी में कन्वर्ट होते तो होगी क्या, नहीं, उसको पहले अनलिस्ट करना पड़ेगा। बट क्या प्राइवेट कंपनी हो जाएगी, हाँ। फर्म हो जाएगी, हाँ। अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी, हाँ, याद रखो अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी हो जाएगी, अनलिस्टेड पब्लिक कंपनी भी हो जाएगी। करेक्ट। एमसीबी तो बिजनेस फॉर प्रॉफिट ओनली। आ जाओ भाई। द इसेंशियल रिक्वायरमेंट ऑफ फॉर्मिंग एलएलपी इज कैरिंग ऑन द लॉफुल बिजनेस विद अ व्यू टू अर्न प्रॉफिट। तो अब एक और क्वेश्चन आएगा, मैं इसमें क्वेश्चन डेवलप करते जा रहा हूं कि एक एलएलपी बनी है, एक एलएलपी बनी है फॉर नॉन प्रॉफिट पर्पस, तो वैलिड एलएलपी होगी क्या, नहीं। क्या एक एलएलपी नॉन प्रॉफिट पर्पस के लिए बन सकती है, नहीं। आप उसके लिए सेक्शन 8 कंपनीज बनाओ, जाओ कंपनीज एक्ट के पास जाओ, वहां पे जाओ और सेक्शन 8 कंपनीज बनाओ। क्या एक एलएलपी नॉन फॉर प्रॉफिट बन सकती है क्या, नो सर। सो दस एनएलपी कैन नॉट बी फॉर्म फॉर चैरिटेबल और नॉन इकोनॉमिक पर्पसेस। क्लियर है।
compromise or arrangement, any compromise or arranging merger and amalgamation of LLP shall be in accordance, बोले कुछ नहीं, as per accordance of LLP Act होना चाहिए, ये भी उतना ऐसा इंपॉर्टेंट नहीं है। फिर P, नंबर ऑफ पार्टनर्स अपन ने ऑलरेडी कर लिया। F, फॉरेन LLP defines as a limited liability partnership firm incorporate or registered outside India which has established a place of business within India। तो फॉरेन LLP क्या है, जो incorporated या registered place का है outside India, जिसने एक business क्या खोला इंडिया में, can become a partner in an LLP। तो फॉरेन LLP can also become a partner in an LLP। सर ये हमको कैसे समझा? अरे भाई पार्टनर इन एलएलपी बोलता है एनी इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट, और बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन में तो सब कुछ इंक्लूड था, सिर्फ वो 3 लोगों को छोड़ के। वहां पे तो फॉरेन एलएलपी, फॉरेन कंपनी, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, कंपनी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड इंडिया, एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड आउटसाइड इंडिया, ये सब कुछ था। उन्होंने पार्टनर्स के डेफिनेशन में बोला भी कि एक इंडिविजुअल और बॉडी कॉर्पोरेट कोई भी पार्टनर बन सकता है, और बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन काफी डिटेल में दी गई थी, और बॉडी कॉर्पोरेट की डेफिनेशन काफी डिटेल में दी गई थी। क्लियर है? सो एवरी फॉर्म ऑफ, हाँ, तो फॉरेन एलएलपी यस, जो एलएलपी इनकॉर्पोरेटेड और रजिस्टर्ड आउटसाइड इंडिया है और स्टैब्लिश प्लेस इन इंडिया में, तो कैन बिकम अ पार्टनर इन एन इंडियन एलएलपी। क्लियर है जी? क्लियर है जी? परफेक्ट। फिर आएगा इन्वेस्टिगेशन। The central government shall have the power to investigate the affairs of the affairs by appointment of competent authority। अगर सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है कि एलएलपी में कुछ भी गड़बड़ है, हमको इन्वेस्टिगेशन करना चाहिए, तो वो इन्वेस्टिगेशन कर सकती है, कोई दिक्कत की बात नहीं है। ई फाइलिंग, कोई भी डॉक्यूमेंट फाइल करना है तो इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में जाता है टू द ROC। Every form of application of document required to be filed or delivered under the Act and rules made thereunder shall be filed in computer readable electronic form on its website, which is www.mca.gov.in, and authenticated by a partner or designated partner of LLP by use of electronic or digital signature। Authenticate कौन करेगा? एक पार्टनर, by using electronic और digital signature। क्लियर है जी? क्लियर है जी? Yes sir। तो every form or application of document required to be filled or delivered under the Act and rules made thereunder shall be filed in the computer readable electronic form on its websites, which is www.mca.gov.in। कहाँ पे? www.mca.gov.in पे, and authorized by a partner or designated partner of LLP by the use of electronic or digital signature। क्लियर है जी? Yes sir। फिर आएगा फॉरेन LLP। As limited liability partnership firm or incorporated registered outside India which established as place of business within India can become a partner in an Indian LLP। Can become a partner in an Indian LLP। क्लियर है जी? क्लियर है जी? यस सर। ठीक है, चलो अब ये हो गया फॉरेन एलएलपी हो गया। ये एक इंपॉर्टेंट एडवांटेजेस एलएलपी फॉर्म इन अ फॉर्म ऑफ बिजनेस मॉडल विच, क्या क्या एडवांटेजेस हो सकते हैं देख लो। सबसे पहला देखो, कुछ कुछ तो बहुत है, बहुत सिंपल है। पहले तो इजी टू फॉर्म, इजी टू क्लोज। तो इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, इतना डिफिकल्ट तो मैं पढ़ा ही नहीं पाता। इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, ये हो गया। फिर होता है क्या? फ्लेक्सी, ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी, ये तो उसके नाम के अंदर ही आ गया, लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप। तो ऑल पार्टनर्स एंजॉय लिमिटेड लाइबिलिटी। इजी टू फॉर्म, इजी टू डिसॉल्व, फ्लेक्सिबल कैपिटल स्ट्रक्चर। Flexible capital structure is organized and operates on the basis of an LLP agreement। तो एडवांटेजेस है, एग्रीमेंट के बेसिस पे ऑर्गेनाइज होती है। Provides flexibility without imposing detailed legal and procedural requirements, जिसमें compliance भी कम होता है। बहुत इजी है, easy to form, easy to dissolve। इनका कैपिटल कंट्रीब्यूशन, इनका liabilities limited to capital contribution, flexible capital structure होता है। फिर organize and operate on the basis of an agreement और provides flexibility without imposing detailed legal and procedural requirements। क्लियर है जी? क्लियर है जी? यस सर। नेक्स्ट, इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एलएलपी। इसका मैं आपको पूरा एक प्रोसेस बता देता हूं। इनकॉर्पोरेशन ऑफ एन एलएलपी, इनकॉर्पोरेशन की बात है, ज्यादा इसमें एग्जामिनेशन में इस पे ज्यादा जनरली क्वेश्चन देखे नहीं है, फिर भी अपन एक बार पढ़ लेते हैं। सेक्शन लेवल बोलता है आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा। सेक्शन 11 क्या बोलता है? आपको इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट फाइल करना पड़ेगा। For an LLP to be incorporated, 2 or more person associated lawful business करने के लिए for a profit shall subscribe the name to an,
जैसे अपनी कंपनीज में नहीं होते थे ना सब्सक्राइबर्स टू मेमोरेंडम, वैसे ही इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइब करना पड़ेगा। ये सच मैनर्स फीस प्रिस्क्राइब, ये सब ठीक है। स्टेटमेंट शैल बी फाइल्ड, इंपॉर्टेंट, दे शैल बी अ फाइल अलोंग विद एन आईडी। द स्टेटमेंट क्या प्रिस्क्राइब फॉर्म में, कौन, आइडर बाय एन एडवोकेट, कंपनी में भी सेम था, एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, चार्टर्ड अकाउंटेंट, कॉस्ट अकाउंटेंट हु इज एंगेज इन द फॉर्मेशन एंड बाय एनी वन ऑफ द सब्सक्राइबर टू द नेम। तो बोले दो में से एक किसी को भी यहाँ पे करना पड़ेगा, दैट ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एलएलपी हैज बीन फुलफिल्ड। बहुत सारा कंपनीज एक्सेस में मैच हो रहा है, तो बोले क्या करना है, सबसे पहले इन्होंने बोला है एक एडवोकेट, कंपनी सेक्रेटरी, कॉस्ट अकाउंटेंट या चार्ट अकाउंटेंट जो फॉर्मेशन ऑफ द एलएलपी के जुड़े हुए हैं, और एनी वन पर्सन जो हमारे इनकॉर्पोरेशन डॉक्यूमेंट में सब्सक्राइबर है, उनको डिक्लेरेशन देना पड़ेगा कि ऑल द रिक्वायरमेंट्स ऑफ एन एलएलपी एज एन एक्ट व्हाइल फॉर्मेशन ऑफ एन एलएलपी इज कंप्लाइड विद, व्हाइल फॉर्मेशन ऑफ एन एलएलपी इज complied with. The ID shall be in the form as may be prescribed, state the name of the LLP, proposed business of the LLP, address of the registered office of an LLP, state the name and address of each of the persons who are to be partners of the LLP, state the name and address of the persons who are to be designated partners of an LLP, contain such other information concerning the purpose of an LLP. Clear है जी? वापस से, the ID shall बी इन द फॉर्म एज में बी प्रिस्क्राइब, स्टेट द नेम, क्या नाम होना चाहिए, क्या प्रपोज बिजनेस होना चाहिए, क्या, अब इसमें क्या ही बताओ यार, आप एलएलपी के बारे में आप डिटेल्स दोगे तो उसमें तो ये तो नाम आएगा कि नाम क्या होगा एलएलपी का, प्रपोज बिजनेस क्या है, कोई एडिशनल प्लेस ऑफ बिजनेस है क्या, जो पार्टनर्स है उनका नाम वगैरह क्या है, और डेजिग्नेटेड पार्टनर्स का नाम वगैरह क्या है। इंपॉर्टेंट पार्ट आता है ये, इफ अ पर्सन मेक्स अ स्टेटमेंट एज डिस्कस्ड अबव विच इज फॉल्स, जब ये एलएलपी इनकॉर्पोरेशन कर रहे हैं, सेक्शन 11 में इनकॉर्पोरेशन का डॉक्यूमेंट दे रहे हैं, अगर ऐसा कोई स्टेटमेंट बोल देते हैं जो क्या है, फॉल्स है, जो क्या है, फॉल्स है, एंड ही डज नॉट बिलीव इट टू बी ट्रू, तो 10,000 रुपए तक का उसको, नॉट 10,000 रुपए अप टू 5 लाख रुपए और 2 साल तक का उसको इम्प्रिजनमेंट मिल सकता है। तो इम्प्रिजनमेंट 2 साल तक का और 10,000 से 5 लाख तक की उनकी लाइबिलिटी आ सकती है। क्लियर है जी? यस। अब इनकॉर्पोरेशन बाय रजिस्ट्रेशन, द रजिस्ट्रार शैल रिटेन द इनकॉर्पोरेशन, जो आईडी डॉक्यूमेंट आपने सेक्शन 11 के अंदर जो दिया उसमें वो क्या करेगा, विद इन 14 डेज रजिस्टर कर लेगा डॉक्यूमेंट को और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ इनकॉर्पोरेशन दे देगा वापस से 14 दिन के अंदर। कितने दिन के अंदर? 14 दिन के अंदर वो पर्टिकुलर डॉक्यूमेंट को रजिस्टर कर लेगा और आपको एक सर्टिफिकेट ऑफ रजिस्ट्रेशन दे देगा। द सर्टिफिकेट शैल बी कंक्लूसिव एविडेंस दैट द एलएलपी इज इनकॉर्पोरेटेड बाय द नेम स्पेसिफाइड देयरिन। वो जो सर्टिफिकेट रहेगा वो कंक्लूसिव का मतलब, इससे कंक्लूजन निकाला जा सकता है कि ये इनकॉर्पोरेटेड है, जो नाम दिया है उसके हिसाब से। ठीक है जी? द सर्टिफिकेट इशूड शैल बी साइंड बाय द रजिस्ट्रार एंड ऑथेंटिकेटेड बाय हिज ऑफिशियल सील। जो भी सर्टिफिकेट इशू है उसको साइन किया जाए, साइन करेगा कौन? रजिस्ट्रार, और ऑथेंटिकेट करेगा अपनी ऑफिशियल सील से। नेक्स्ट, रजिस्टर्ड ऑफिस ऑफ एलएलपी एंड चेंज देयरिन। रजिस्टर्ड ऑफिस, ऑल कम्युनिकेशन एंड नोटिसेस में बी एड्रेस शैल बी रिसीव मैनर ऑफ सेंडिंग बाय पोस्ट अंडर अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और बाय रजिस्टर्ड पोस्ट और बाय एनी अदर मैनर। कितने? 2-3 तरीके से, बाय पोस्ट अंडर अ सर्टिफिकेट ऑफ पोस्टिंग और बाय द रजिस्टर्ड पोर्ट और बाय एनी अदर मैनर। चेंजेस इन रजिस्टर्ड ऑफिस, अगर कुछ भी चेंज होता है तो द प्लेस ऑफ रजिस्टर्ड ऑफिस एंड फाइल द नोटिस ऑफ सच चेंज विद द रजिस्ट्रार सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एंड सच शैल टेक प्लेस अपॉन फाइलिंग। बोले इसका इफेक्टिव कब होगा? जब आप एप्लीकेशन दे दोगे रजिस्ट्रार को ये चेंज हुआ है। वापस से बोल रहा हूं, रजिस्टर्ड ऑफिस क्यों इंपॉर्टेंट होता है? जिसमें पूरे कम्युनिकेशन आते हैं, और कम्युनिकेशन कैसे जाते हैं? पोस्ट से, रजिस्टर्ड पोस्ट से और एनी अदर मैनर से। अगर रजिस्टर्ड ऑफिस में चेंज हो रहा है, जो हो सकता है यार, रजिस्टर्ड ऑफिस तो हमारा चेंज हो सकता है, हमारा छोटा ऑफिस था बड़े में शिफ्ट हो रहा है, बिल्कुल कर सकते हैं। द प्लेस ऑफ इट्स रजिस्टर्ड ऑफिस एंड द फाइल, बोले चेंज द प्लेस ऑफ इट्स एंड फाइल अ नोटिस ऑफ सच चेंज विद द आरओसी। आरओसी को आपको इन्फॉर्म करना पड़ेगा कि हम ये चेंज कर रहे हैं। एंड सब्जेक्ट टू सच कंडीशन एज में बी प्रिस्क्राइब एंड एनी सच चेंज शैल टेक इफेक्ट ओनली अपॉन सच फाइलिंग। इसका अगर इफेक्ट का मतलब होता है हमारा अपडेटेड एड्रेस हो गया, इसका इफेक्टिवनेस स्टार्ट होगा जब आप ये एप्लीकेशन फाइल करते हो। अगर डिफॉल्ट होते हैं तो हर पार्टनर और एलएलपी 500 रुपए ईच इंडिविजुअल पार्टनर लेवल पे एंड अप टू अ मैक्सिमम ऑफ 50,000 लाइबल हो सकते हैं। 500 रुपए ईच बोला है, सबका मिला के नहीं। तो एलएलपी का 500 अलग, हर एक पार्टनर का 500 पर डे अलग, अप टू 50,000 रुपीज की उनकी लाइबिलिटी आ सकती है। ठीक है जी? चलो, अब एक जनरल कानून है, एक बार इसको सिर्फ रीड करना है, ज्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है। और ऑन रजिस्ट्रेशन एलएलपी बाय नेम, आप केस कर सकते हो, एलएलपी भी केस कर सकती है, आप भी उस पे केस कर सकते हो। डूइंग एंड सफरिंग सच अदर एक्ट्स एंड थिंग्स एज बॉडी कॉर्पोरेट्स में लॉफुली डू एंड सफर हैविंग अ कॉमन सील, एक्वायरिंग, ओनिंग, होल्डिंग एंड डेवलपिंग और डिस्पोजिंग ऑफ प्रॉपर्टी वेदर मूवेबल और इमूवेबल, टेंजिबल और इंटेंजिबल। ठीक है जी? एक्वायरिंग, ओनिंग, होल्डिंग, डेवलपिंग और डिस्पोजिंग। देखो, एक बार आप रजिस्टर हो गए तो आप मूवेबल, इमूवेबल प्रॉपर्टी एक्वायर वगैरह कर सकते हो।
अब एलएलपी नाम सेक्शन 15 बोलता है एवरी शेल हैव आइदर द वर्ड्स लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप और एक्रोनिम एलएलपी अपने नाम के बाद। तो कोई भी अगर आप एलएलपी देखोगे तो उनके बाहर लिखा होना चाहिए, जैसे जीटी था ग्रैंड थॉर्नटन वहां लिखा रहता था एलएलपी, ये लॉ बोलता है कि लिखना चाहिए। नो एलएलपी शेल बी रजिस्टर्ड नेम व्हिच इज ऑफ द सेंट्रल गवर्नमेंट अनडिजायरेबल, ऐसा कोई नाम है वल्गर नाम है, सेंट्रल गवर्नमेंट को रेजोनेट करने वाला है, एनिमी कंट्रीज को रेजोनेट करने वाला है, कोई भी अनडिजायरेबल नाम से वो नहीं होना चाहिए जो सेंट्रल गवर्नमेंट को लगता है। और अगर वो बहुत आइडेंटिकल और टू नियरली रिजेंबल करता है ऑलरेडी एक कंपनी को या ऐसे बंदे को ऐसे नाम को जिसका ट्रेडमार्क ऑलरेडी ले लिया गया है, तो भी वो वैलिड नेम नहीं होने वाला है, तो भी वो एक वैलिड नेम नहीं होने वाला है। क्लियर है बच्चों? क्लियर है बच्चों? यस। अब इन्होंने बोला पहले तो ध्यान रखो आप अपने नाम के आगे लिमिटेड लाइबिलिटी पार्टनरशिप लगाओ, फिर ये भी ध्यान रखो कि आप जो नाम चूज कर रहे हो वो किसी कोई भी दूसरी कंपनी से क्या हो, पहले तो अनडिजायरेबल ना हो, गंदा सा कोई नाम ना हो, ठीक है, सबका मर्डर कर देंगे, सबको लूट लेंगे, एनएलएलपी, ये सब नहीं होगा, ठीक है, आपकी बजा देंगे, नहीं ये सब नहीं होगा। फिर अनडिजायरेबल बोलते हैं इसको, और आइडेंटिकल और नियरली रिजेंबल्स टू ऑलरेडी एक एलएलपी रजिस्टर्ड है उससे नियरली रिजेंबल कर रहा है, तो जो कस्टमर है कंफ्यूज हो जाएगा कि हमने ये एलएलपी से धंधा किया था कि ये इनका नाम तो सेम था, तो ये भी इसलिए उन्होंने बोला उससे आइडेंटिकल भी नहीं होना चाहिए। रिजर्वेशन ऑफ नेम, आप ये ठीक है इंपॉर्टेंट, ये चेंज ऑफ नेम ऑफ एलएलपी, वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट वेरी इंपॉर्टेंट। Notwithstanding anything contained in section 15, 16, if through inadvertence or otherwise a LLP on its first registration or its registration by a newly body corporate, its registered name is registered by the name which is identical or nearly resembles to, बोले आपने जो ऑलरेडी रजिस्टर हो गई या न्यूली इनकॉर्पोरेटेड है, अगर कोई दूसरी एलएलपी से मैच हो रहा है या कोई रजिस्टर्ड ट्रेडमार्क से मैच हो रहा है तो क्या होगा, आपको नेम चेंज करने की जरूरत पड़ेगी। ये तो हेडिंग में ही दे दिया भैया, चेंज ऑफ नेम हेडिंग में ही दे दिया। तो सबसे पहले नॉटविथस्टैंडिंग एनीथिंग कंटेन्ड इन सेक्शन 15, 16 इफ through inadvertence or otherwise a LLP on its first registration or on its registration by a new body corporate, its registered name is registered by a name which is identical or nearly resembles to that of any other LLP or a company or a registered trademark of a proprietor under the Trademark Act as is likely to be mistaken for it, ठीक है। इन्होंने बोला सीजी डायरेक्ट कर देगी चेंज का, देन ऑन एन एप्लीकेशन ऑफ सच एलएलपी और प्रोप्राइटर रेफर्ड, तो बोले जिसका नाम कॉपी किया है ना वो एप्लीकेशन मारेगा सेंट्रल गवर्नमेंट को और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट में बजाएगी अपना, तो देन एन एप्लीकेशन ऑफ सच एलएलपी और प्रोप्राइटर रेफर टू इन क्लॉज ए और बी रिस्पेक्टिवली, और अ कंपनी, कोई कंपनी भी करती है सेंट्रल गवर्नमेंट में डायरेक्ट सच एलएलपी, सेंट्रल गवर्नमेंट डायरेक्शन एक ऑर्डर पास करेगी कि आप अपना नाम चेंज कर दो 3 महीने के अंदर, ऐसा नहीं कि कल ही कर लो, बोले 3 महीने आपको दे रहे हैं, आप जो प्रोसेस करो चेंज ऑफ नेम के आरओसी को बताओ और आप चेंज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है, आप चेंज कर लो, कोई दिक्कत की बात नहीं है। एप्लीकेशन ऑफ प्रोप्राइटर टू द रजिस्टर, बोले उसको 3 साल के अंदर करना पड़ेगा, ये जो ट्रेडमार्क वाला जो बोल रहा है ना कॉपी किया है, तो बोले कॉपी किया है मानते 3 साल के अंदर तेरे को एप्लीकेशन फिर उसकी करनी पड़ेगी। Change in name itself within a 15 days, itself within a period of 15 days from the date of such change, give notice to the change of registrar along with the order of central government। देखो ऊपर वालों ने बोल दिया आप 3 महीने के अंदर कर दो, देखो ऊपर वालों ने बोल दिया, ये देखो गलती से सिमिलर और आइडेंटिकल नेम आ गया, सेंट्रल गवर्नमेंट को एप्लीकेशन दिया, कंपनी ने एलएलपी या ट्रेडमार्क वाले ने विद इन 3 इयर्स, कंपनी ने एलएलपी ने या ट्रेडमार्क्स वाले ने विद इन 3 इयर्स, तो सेंट्रल गवर्नमेंट ने डायरेक्शन दे दिया और डायरेक्शन दे दिया कि भैया आप अपना नेम चेंज करो विद इन 3 मंथ्स, 3 महीने का आपको टाइम दे दिया, बोले आप अपना नेम चेंज करो विद इन 3 मंथ्स, और लेस देन 15 डेज में जब भी आप चेंज करोगे, फॉर एग्जांपल इस दिन चेंज किया तो लेस देन 15 डेज में आरओसी को नोटिस दे दो और आरओसी लेस देन 30 डेज में एलएलपी एग्रीमेंट में चेंज कर देगी। 3 मंथ्स 15 डेज 30 डेज, 3 मंथ्स 15 डेज 30 डेज। क्लियर है जी? क्लियर है जी? क्लियर है जी? चलो चलो, जब आपको नाम चेंज करने बोला गया था फिर भी आपने डिफॉल्ट किया, मतलब आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना नहीं माना, आपने सेंट्रल गवर्नमेंट का कहना नहीं मारा तो अब मम्मी मारेगी, तो सेंट्रल गवर्नमेंट शेल अलॉट अ न्यू नेम टू द एलएलपी, बोले हम खुद आपको नाम, आपका नामकरण कर देंगे, बोले हम ही आपका एक नया नाम आपको अलॉट कर देंगे, एंड
and the registrar shall enter the new name in the register in the place of the old name and a fresh certificate of registration देना पड़ेगा। पूरा टाइमलाइन एक और बार सोच लो। अगर गलती से आपने ऑलरेडी एक रजिस्टर्ड एलएलपी का, कोई कंपनी का या ट्रेडमार्क वाले का आपने नाम ले लिया और ट्रेडमार्क वाले को हक है कि वो 3 साल के अंदर ही इशू रेस कर सकता है, और किसी ने एप्लीकेशन दे दी सेंट्रल गवर्नमेंट को, तो सेंट्रल गवर्नमेंट बोलेगी इधर आ बच्चे, तेरे से गलती हो गई, कोई बात नहीं, गलती तो इंसान से ही होती है, तेरे पास 3 महीने का है मौका सुधरने का, तेरे पास कितने महीने का मौका है, 3 महीने का, तो सुधर जा। और जब तू सुधरेगा 3 महीने के अंदर अपना नाम चेंज कर ले, बोले नाम चेंज करेगा तो उसके 15 दिन के अंदर आरओसी को नोटिस भेज देना। नाम चेंज कर लिया, उसके उस दिन से 15 दिन के अंदर आरओसी को भी तो इन्फॉर्म करो, वहां पे भी तो चेंज करना पड़ेगा, और आरओसी फिर रजिस्टर ऑफ नेम में चेंज कर देंगे विद इन 30 डेज। तो टाइमलाइन क्या बनी, पहले 3 मंथ्स 15 डेज 30 डेज, 3 मंथ्स 15 डेज 30 डेज, यहां तक टाइमलाइन बनी। फिर इन्होंने बोला आपने अगर बात नहीं मानी तो मम्मी नाराज हो जाएगी, और फिर सेंट्रल गवर्नमेंट अपने आप से आपका नाम चेंज कर देगा और आरओसी को बोल देगा चलो रे इनका नाम परिवर्तन कर दो, चलो रे इनका नाम परिवर्तन कर दो। ठीक है, नाउ 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 डिफरेंस बिटवीन आप अपने हिसाब से एक बार रीड कर लेना, कॉन्सेप्ट्स के बेसिस पे इजीली बन जाते हैं। दिस वाज बच्चों नेगोशिएबल इंस्ट्रूमेंट एक्ट एज वेल एज एलएलपी। मैंने काफी स्पीड में इंपॉर्टेंट एरियाज में ज्यादा एम्फेसिस करके रिपीट करके डायग्राम्स बना के आपको ये बहुत अच्छे से रिवीजन कराए। अभी आपको 5 मिनट्स का ब्रेक लेना चाहिए और आपको खुद से वापस रिवीजन करना चाहिए, सो दैट हम जब थोड़ी देर बाद इसके क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे तो आप एक बार इसको अच्छे से रिवाइज कर लो। अगर बच्चों आपको मजा आ रहा होगा तो प्लीज 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 सेशंस खत्म होने के बाद कमेंट बॉक्स में जरूर लिखना सर 40+ इन लॉ हम लाने वाले हैं। बाय बाय, मिलते हैं थोड़ी देर बाद नेक्स्ट सेशन में। बाय बाय, टेक केयर, ऑल द बेस्ट। बहुत मेहनत करनी है और सीए फाउंडेशन लॉ में एग्जामिनेशन स्कोर करना है। बाय गाइस, टेक केयर, ऑल द बेस्ट, कीप स्माइलिंग, वर्किंग हार्ड।